वक्त बर्बाद न मोदी की बुराई में कीजिए, ध्यान अपना 29 की प्लानिंग में दीजिए। कि मुफलिस को जैसे खोटा सिक्का याद आता है, जसलीन को जैसे जलोटा याद आता है। जैसे ही कांग्रेस जाती सत्ता से बाहर, वैसे ही इनको पिछड़ा कोटा याद आता है। नमस्ते, स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। आज हमारे साथ बहुत खास नेताजी आए हैं, क्योंकि पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले उन्हीं का स्वागत कर देते हैं। पंकज श्रीवास्तव जी कांग्रेस से, और इससे पहले बहुत सारे बाउट जीत चुके मनोज यादव जी बीजेपी में। मंच पर हमारे साथ हैं नीर गोरखपुरी, शंभू शिखर, कवि गौरव चौहान एक तरफ, दूसरी तरफ अनिल अग्रवंशी, विनीत पांडे, और पहली बार ईशान देव, इनका भी स्वागत करेंगे। हाँ जी अनिल जी, किधर पहले? ईशान की हालत इनके जैसी है, ये भी आज पहली बार है, ईशान भी पहली बार आया। हाँ। एक बार दोनों के लिए तालियां बजा दो जरा। 5 जो थे निगम पार्षद आपने तोड़ लिए झाड़ू वालों के, वो सारे दुखी हैं। केजरीवाल साहब का फोन सिसोदिया जी पे आया, मेरे पास तो मोदी जी से कम नहीं आता। तो मेरे पास टेलीफोन आया नहीं आया, लेकिन उनके पास आया, भैया क्या हो रहा है, ये पता तो करो, ऐसे क्यों तोड़ रहे हैं। सिसोदिया जी पैरोडी सुना रहे हैं केजरीवाल साहब को। बच्चों आनंद लेना जरा मस्ती के साथ। कि किस किस को समझाएं, यहाँ रोज कोई भग जाए। किस किस को समझाएं, यहाँ रोज कोई भग जाए। हमको तो ये लगता है अन्ना की हाय सताए। किस किस को समझाएं, किस किस को समझाएं। ओ हो अंतरा सुनो, एक ज्ञान दे रहे हैं वो सारी राजनीति को। ये बिजली पानी फ्री में दे दो, कभी मत बांटो फ्री में दारू। ये बिजली पानी फ्री में दे दो, कभी मत बांटो फ्री में दारू। सफाई कैसे करेंगे यारो, पड़ी है कोने में अपनी झाड़ू। सफाई कैसे करेंगे यारो, पड़ी है कोने में अपनी झाड़ू। हो अलाप छोटा है क्योंकि सीटें कम है उनकी। हो बड़ी पार्टी में बड़ा अलाप लेता हूँ मैं सर। जाने कौन घड़ी में हमने ये ठेके खुलवाए। किस किस को समझाएं, यहाँ रोज कोई भग जाए। हमको तो ये लगता है अन्ना की हाय सताए। किस किस को समझाएं। हो अलाप सही है जी। ओ हो अगला सुनो। कहीं बीजेपी में ना मिल जाएं ये झाड़ू वाले हमारे सारे, पड़े रह जाएं अकेले यारो, कहीं हम दोनों यहीं बेचारे। दो ही लोग बंद हैं। कहीं पड़े रह जाएं अकेले यारो, कहीं हम दोनों यहीं बेचारे। हो फूल कमल का मुस्काए और पंजा हमें चिढ़ाए। किस किस को समझाएं यहाँ रोना। आखिरी सुनिए, अब ये ज्ञान मैं अपनी तरफ से देता हूं। शुरू में जब केजरीवाल साहब आए थे सबको बेईमान और चोर बताते थे। अब सुनिएगा सर,
बुरा कहते थे सदा औरों को, कभी अपना भी गिरे बाँ खोलो। बुरा कहते थे सभी को यारो, कभी अपना भी गिरे बाँ खोलो। करम का लेखा सभी ने देखा, किसी को यारो गलत मत बोलो। ओ खुद उसमें घिर जाए जो औरों पर दोष लगाए, किसी किसी को समझाए यहाँ रोज कोई भग जाए। ऐसा लगता है हमको अन्ना की लग गई हाय, किसी किसी को समझाए। ओ अभी योगी जी ने एक बात कही, वो मेरा संदेश है, वो भी सुनिएगा साहब, कि जातियों में अगर हम जो बट जाएंगे, जातियों में अगर हम जो बट जाएंगे, बादलों की तरह हम जो छट जाएंगे, हम ना चौंके अगर सारे मिलकर अभी, ना बचा पाएंगे खुद को कट जाएंगे, ना बचा पाएंगे खुद को कट जाएंगे। धन्यवाद। मनोज जी, चुनाव आने वाले हैं झारखंड में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, क्या हालत है आपकी मैं बता देता हूं कि बहुमत से फिसल के, अब की बार 400 पार, कि बहुमत से फिसल के 400 से ढल के, कारवां कमल का काहे थम गया, क्या मिला उछल के। क्या मिला उछल के, रह गए हो हल्के, जोश भी तुम्हारा आइसा जम गया, राज्यों के हैं जो इलेक्शन में इनकी निकली है पहले से हवा। मुश्किल में आई भाजपा, मुश्किल में आई भाजपा, जनता हुई है अब खफा। क्या बात है भाई। इनका काम क्या है? दूजे दलों में इनका सदा सेंध लगाना ही काम है, जब तक विधायक ना ये तोड़ ले, मिलता नहीं इनको आराम है। क्या कर रही भाजपा? जो भी आए ले लो, नीतियों से खेलो, आपका तो यही कायदा बन गया, फूटन खुद के घर में, जम्मू श्रीनगर में, आपके दही का रायता बन गया। और कश्मीर में तो जीरो ही हो तुम, हरियाणा से भी हो दफा। मुश्किल में आई भाजपा। और आखिरी पे बजा देना, और महाराष्ट्र में सिंधे भी होंगे अब सफा, मुश्किल में आई भाजपा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मुश्किल में भाजपा नहीं है, मुश्किल में है राहुल गांधी, और वो अपने सलाहकारों की वजह से मुश्किल में हैं। अच्छा, हाँ, किसी ने पीछे पीछे अभी वो बस में चले गए थे, वीडियो बनाया उन्होंने, ड्राइवरों कंडक्टरों से बात की, बस में चले गए थे। तो अब सुनिए कि लोग उनको कहते क्या हैं, वो समझते क्या हैं। कभी कैब, कभी ट्रक, लोको पायलट, मैकेनिक, पाना पेचकस में चले गए, लोगों ने कहा बस भी कीजिए, तो वो वीडियो बनाने बस में चले गए। ये भाजपा का सिस्टम है, निकलने का रास्ता ढूंढते रह जाएंगे, समझ लें तो ठीक, वरना जीतने के चक्कर में घूमते रह जाएंगे।
और अभी जातिगत जनगणना के लिए राहुल गांधी ने एक नारा दिया है, गिनती करो। इस नारे को ध्यान में रखना और पंक्ति सुनना। राहुल जी ने कहा गिनती करो, हमें फिर से कांग्रेस का दौर चाहिए। तो स्टाफ ने कहा सर कर ली गिनती, पीएम बनने के लिए 225 सीटें और चाहिए। पौने 200 सीटें और चाहिए। आज गिनती की कह रहे हैं, देश में पहले भी तो जाति थी, अपने शासन में याद नहीं आया कि गिनती नहीं आती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गिनती नहीं आती थी। अब जो आबादी और हिस्सेदारी का बीड़ा उठाया है, यह भी बता दीजिए आपने 60 साल में कितने पिछड़ों को प्रधानमंत्री बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो लोग पहुंचे हुए हैं पदों पे, उनकी जाति देख के क्या साबित कर रहे हैं? आप ही का तो राज था। नहीं, पूरा मसला ही एक्चुअली अलग तरीके से समझा जा रहा है। अभी बात हुई कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा जो बटेंगे कटेंगे वगैरह वगैरह, उनका क्या मकसद है सब जानते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में पिछली बार बड़े दम से कहा था कि मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे गर्व है। इस देश में जाति राहुल गांधी ने नहीं बनाई। जाति के आधार पर लोगों को छूने से इनकार करना, ऐसा समय रहा इस देश में जब इस देश में दलित आगे हंडिया लटकाकर और पीछे झाड़ू लटकाकर चलते थे कि आगे जाए तो जमीन साफ हो जाए। पर ये गिनती वाली बात आप पहले तो नहीं मानते थे? इसलिए कि आज ये समय आ गया कि इतने समय के आरक्षण के बाद अगर वो भर्ती पूरी नहीं हो रही है, अगर रिजर्वेशन जो अब तक लागू था वो अपने प्रभावकारी ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है, तो एक बार इस देश का एक्सरे करना जरूरी है। 2018 में संसद में खड़े होकर राजनाथ सिंह ने खुद कहा था कि अगली जो जनगणना होगी उसमें जाति जनगणना होगी, ये कहा गया था। तो क्यों नहीं करा रहे? किशोर जी, मैं जाति जनगणना पर कुछ 2-4 पंक्तियाँ लिख के लाया हूँ। फिर उसके बाद में एक कहावत है कि छाछ तो बोले छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। किशोर जी, सबसे पहले तो मैं श्रीमान राहुल गांधी जी के ऊपर 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। वो दिन को रात क्या बतलाएंगे, वो दिन को रात क्या बतलाएंगे, वो सच्ची बात क्या बतलाएंगे, जब उनसे पूछा जाएगा तो वो अपनी जात क्या बतलाएंगे। तो श्रीमान राहुल गांधी जी खुद ही अपनी जात नहीं जानते हो, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। और किशोर जी, जाति तो इसलिए जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि हम करवाएंगे, निश्चित रूप से होनी चाहिए और हम लोग समर्थक हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जनगणना तो शुरू हो रही है, उसमें तो है नहीं कॉलम। क्या क्यों नहीं रही है भाई? पार्टी, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बोला है, किसी भी भाजपा के नेता ने मना नहीं किया है और कोई हमारा अधिकृत बयान नहीं है, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है। अब ये बताइए, जातिगत जनगणना के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, इनको आखिरकार ओबीसी, एससी और एसटी समाज की अब याद कैसे आई? 1952-53 के अंदर काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, उसमें ओबीसी समाज को आरक्षण देने की बात की गई, तो उन्होंने कहा कि सेकंड क्लास लोग हैं, इनको हम आरक्षण नहीं दे सकते। 1980 में इनकी दादी माँ, राहुल जी की दादी माँ प्रधानमंत्री थी, मंडल आयोग की रिपोर्ट आई तो वो उस पर कुंडली मारकर बैठी रही। 1984 में उनके पिताजी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, वो भी कुंडली मारकर बैठे रहे। 1989-90 में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो 6 दिसंबर 1990 में लोकसभा में सबसे बड़ा भाषण उनका इतिहास में है। वो केवल आरक्षण के विरुद्ध में कहा कि उन्होंने जातियों को जातियों से लड़ाने का काम किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात अभी कह रहे थे आप दोनों को, मैं सुन रहा था, समझ कुछ नहीं आया। देश के साथ भी ऐसे ही होता है, समझ कुछ आता नहीं, बस सुनते रहते हैं। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का बयान आया, मैं वहाँ से बात शुरू करता हूँ और अपनी अलग अलग विषय पे 4-4 लाइनें। कि सत्ता के नशे ने है तुम में दम्भ भर दिया, सत्ता के नशे ने है तुम में दम्भ भर दिया, और तल्ख जुबां फिर से है आरंभ कर दिया। जिन कारणों से आप गिरे लोकसभा में, फिर से वही है काम को आरंभ कर दिया, फिर से वही है काम को। और अभी देखिए जम्मू कश्मीर में तो हर दूसरे दिन नए उम्मीदवार आ रहे हैं। मुझे भी लग रहा है कहीं मैं भी कल उम्मीदवार ना बन जाऊं। खैर मैं खुद ही वापस ले लूंगा। और
हेमंत सोरेन वाला बयान आपको पता ही है, चौंपई सोरेन जी आ रहे हैं। अब क्या आनंद लीजिए इन 4 लाइनों का सर कि खाते में भले दिखती नहीं लूट एंट्री, सबका विकास वाली झूठ मूठ एंट्री, अपनों पे तो लगता है कि भरोसा नहीं है, अंतिम समय में होती पैराशूट एंट्री, अंतिम समय में। ये भाजपा की कि दिल की सतह से दर्द को गुजरता रहेगा, दिल की सतह से दर्द तो गुजरता रहेगा, पार्टी के लिए जीता और मरता रहेगा, बस भाजपा में खाएंगे मलाई बाहरी, और कार्यकर्ता कार्य बस करता रहेगा, और कार्यकर्ता कार्य बस। और देखो, मैं एक सलाह दे रहा हूं, हालांकि मैं जानता हूं मेरी सलाह कोई नहीं मानता, मैं खुद नहीं मानता, लेकिन मैं एक सलाह दे रहा हूं। सलाह देखो, आप सबको मजा आएगा। नहीं मानोगे, नहीं मजा आएगा। कि कौए को बुला लो या तो बुलबुल को बुला लो, जिसको भी चाहो उसके पूरे कुल को बुला लो, ये रोज रोज बदला बदली ठीक नहीं है, इस बार तो सीधे ही तुम राहुल को बुला लो, इस बार एक ही बार राहुल जी की एंट्री कराओ भाजपा में। सारे जज्बात दिल के जो हैं बताकर चले गए, अपनी असलियत को यूं कुछ दिखाकर चले गए, आप हेमंत जी के लौटने की खुशी ही मनाते रहे, तब तक चंपई चपत लगाकर चले गए। और पिछले दिनों जातिगत जनगणना पर विपक्ष बहुत जोर दे रहे हैं, और अभी देखा गया कि आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद भी जब टूटे तो कांग्रेस ने ही आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, और हरियाणा में कांग्रेस ने सपा से गठबंधन करने को ही मना कर दिया। गठबंधन में उथल पुथल है, और इस छंद को तब सुनिएगा जब जातिगत गणना की मांग भी विपक्ष कर रहा है कि दूसरों के घरों में तो झांकना बाद में, पहले घर में लगी आग को बुझाइए। मेंढक तराजू पर तोलने चले हैं आप, मेंढक तराजू पर तोलने चले हैं आप, सफलता मिले कैसे हमको बताइए, जाति जन गणना तो बाद में भी हो जाएगी, पहले जी गौर कहीं और फरमाइए, कितने हैं दल बचे इंडी गठबंधन में, पहले इस बात की जी गणना कराइए। थैंक यू सर। और इसी क्रम में इसी विषय पर एक छंद और, लोग कहते कवि कल्पनाओं में जीता भावनाओं में जीता, मैं लॉजिक देता हूं कि राहुल गांधी जी और विपक्ष इतना जातिगत जनगणना पे जोर क्यों दे रहे हैं। यदि मेरा लॉजिक ठीक लग जाए, युवा बैठा है, जरा तालियों से मजे लेना, कि कला को जाति से तोलो। अभी बयान दिया कि मिस यूनिवर्स कोई दलित आदिवासी महिला क्यों नहीं बनती, कि कला को जाति से तोलो, हर बात झूठ बोलो, भोले भाले लोगों पर तरस तो खाइए, चुनावी दाव नहीं कारगर साबित हुए तो अब एक नया फॉर्मूला अपनाइए, जो प्राप्त हो वही पर्याप्त होता आपके लिए, इस बात को अब थोड़ा मान जाइए, मतगणना में तो सफलता मिलेगी नहीं, जनगणना से ही आप मन बहलाइए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। बच्चों राजनीति को कनेक्ट करते हैं दोबारा मीम डायलॉग, ट्रेंडिंग डायलॉग से, जैसा कि मैं करता हूं। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, जनगणना से मन बहलाइए, बंधन टूट रहे हैं, रिलेशन टूट रहा है, आपस में लोग आ रहे हैं। तो अच्छा, मैंने लॉजिक ढूंढा क्यों टूट रहे हैं। 2 नेता भाजपा के आपस में बात कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा हर चुनाव से पहले ये दूसरे विपक्ष हमारी टीम में कैसे आ जाते हैं। वो आपस में ही बात कर रहे हैं। वो लॉजिक देखिए कहां से निकला है कि चुनाव से पहले विपक्षी जुड़ने लगते, कहां से आता दबाव हमें भी पता दे, जो ना माने बात उस पर शिकंजा कस दो, और जो मान जाए उसको प्रेम लता दे, और जो मान जाए उसको प्रेम लता दे। बीजेपी में आने के सिवाय कुछ भी ना सूझे, बीजेपी में आने के सिवाय कुछ भी ना सूझे, इस लेवल तक विपक्षियों को सता दे। ईडी सीबीआई बोलते ही गुस्से में नेताजी बोले, ईडी सीबीआई बोलते ही गुस्से में नेताजी बोले, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।
अभी जम्मू कश्मीर में चल रहा है सर, टिकट दी 2 घंटे में वापस आ गई, फिर नहीं आ गई। ये यूपी में चला था, टिकट बंटवारे का मामला चल रहा, जिस वजह से टिकट मामला सीटें नहीं आ रही हैं। लोकसभा में यूपी में भी यही हुआ। अब सुनो क्या है पूरा मामला। इस लेवल तक हंगामा हुआ कि वहां के अध्यक्ष को अपने आप को कैबिन में लॉक करना पड़ गया। केजरीवाल के पार्षद अब आपके हुए। चुनाव से पहले क्या जादू करा भैया। जम्मू में टिकट बटी तो बवाल कट गया, टूट के भागने लगे आपकी गाड़ी के पहिए, टूट के भागने लगे आपकी गाड़ी के पहिए। रविंद्र रैना ने खुद को कैबिन में बंद किया। समर्थकों से ही सुरक्षा अध्यक्ष को चाहिए, समर्थकों से ही सुरक्षा अध्यक्ष को चाहिए। आपकी नीतियां भी उतनी समझ में आ रही, आपकी नीतियां भी उतनी समझ में आ रही जितना इंस्टा पे टिचकी टुइये। ये जो बाहर से आते हैं, आपको टिकट मिलेगा इस बार? आप लड़ रहे हो चुनाव? किशोर जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और सच्चे सिपाही के जैसे भाई तो नहीं मिलता। सच्चे से पार्टी में डिफरेंस क्या है? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो शीर्ष पद तक पहुंचता है। चाहे माननीय प्रधानमंत्री को देख लीजिए, गृह मंत्री जी को देख लीजिए, रक्षा मंत्री को देख लीजिए, एक आम जनता से निकले हुए, आम परिवार से, गरीब परिवार से निकले हुए लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कैडर में बाहर से कहाँ से आ जाते हैं फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है, एक बड़ी विचारधारा है। इस विचारधारा से अगर कोई जुड़ता है तो अच्छी बात है। इसी पे हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस तरह से आगे बढ़ता है और किस तरह से एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ता है, उस पर 2 पंक्तियां मैं लिख के लाया हूँ कि हाँ, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। जिस तरह से एक परिवार की ही पार्टी बन गई है वही सब कुछ बन जाता है, जैसे कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो, डीएमके हो, सपा, ये सारी जितनी भी इंडी गठबंधन की मोस्टली पार्टियां ऐसी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का बता रहा हूं कि कार्यकर्ता क्या सोचता है और किस तरह से आगे बढ़ता है। कभी आग है, 1952 से लेके अभी तक की मैं बात कर रहा हूं कि भाजपा का कार्यकर्ता किस तरह से कैडर के साथ, विचारधारा के साथ डटा रहता है। कभी आग है तो कभी जलजले हैं, ये तो जिंदगी के रहे सिलसिले हैं। कोई खार तुमको न चुभ जाए देखो, ये जो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा होता है, खार होता है कांटा। कोई खार तुमको न चुभ जाए देखो, हमारा है क्या, बंजरों में पले हैं। क्या बात है भैया, मनोज जी, वाह वाह। कभी आग है तो कभी जलजले हैं, ये जिंदगी के रहे सिलसिले हैं। कोई खार तुमको न चुभ जाए देखो, हमारा है क्या, बंजरों में पले हैं। किसी का नहीं है हमें खौफ, हम तो अकेले ही हर रास्ते पर चले हैं। बहुत अच्छा, क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। कोई आए, स्वागत है, उनका विचारधारा से जुड़ता है, लेकिन भाजपा का कैडर, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता समर्पित होकर के 1952 से लेकर के अभी तक लगातार विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी से जो टूट के गया, उन्होंने नई पार्टियां बना ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना टूटी है, ना टूटेगी और ना ही आने वाले समय में कोई कार्यकर्ता इस तरह से छिटक के जाएगा। अद्भुत बात कही है कि इनके साथ कोई तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जो अंग्रेज़ों से लड़ रही थी आज़ादी की लड़ाई, और ये वो पार्टी है जो अंग्रेज़ों के साथ खड़े होकर उनकी सेना में भर्ती करा रहे थे। और मेरी बात मत मानिए, आप लोग भी मत मानिए, दिनकर को मैं कोट करता हूँ। इन्होंने कविता पढ़ी तो मैं भी 4 लाइनें पढ़ देता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई और गोडसे आरएसएस का एक कार्यकर्ता था, तो क्या लिखा उन्होंने, समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, समर शेष है अभी मनुज बख्शी हुंकार रहे हैं, गांधी कापी रुधिर जवाहर पर फुमकार रहे हैं, समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है, वृक को दंतहीन अहि को निर्विश करना बाकी है, समर शेष है शपथ धर्म की लाना है वो काल, विचरे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल, तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे ना, ध्यान दीजिएगा, तिमिर पुत्र ये दस्यु, डाकुओं के बेटे, तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे ना, सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना, बलि देकर भी बलि स्नेह का एक मृदु व्रत साधो रे, मंदिरों मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये है इनकी पार्टी के बारे में राष्ट्रकवि दिनकर की घोषणा।
इनके प्रति तब भी सावधान किया था और अब भी सावधान कर रहे हैं। एक स्टेट है जिसके बुरे हालात हैं और जो तटस्थ रहने की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तटस्थ कांग्रेस है उन मुद्दों पर, और यही कारण है कि लोग आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता चले गए। तो बस आपको एक सलाह दे रहा हूं, सुनिएगा जी। थोड़ी मेहनत भी कभी जनता की राहत पे कीजिए। अगली पंक्ति मजा लेना। थोड़ी मेहनत भी कभी जनता की राहत पे कीजिए। छोड़कर जा रहे हैं लोग क्यों उत्तर ये दीजिए। छोड़कर जा रहे हैं लोग क्यों उत्तर ये दीजिए। वक्त बर्बाद न मोदी की बुराई में कीजिए। ध्यान अपना 29 की प्लानिंग में दीजिए। ध्यान अपना, आनंद लेना, 29 की प्लानिंग में दीजिए। हाथ की बेईमानी, झाड़ू की नादानी, साइकिल की शैतानी, तबाही पक्की है रोज खींचातानी, रोज आना कानी और फिर मनमानी। तबाही पक्की है, ममता भी खूब दिखाती है, इंसाफ का नाटक देखती है नहीं अपने खुद सिस्टम की गिरावट देखती है नहीं अपने खुद सिस्टम की गिरावट। हे प्रभु ऐसे, अब ताली बजाना, गंभीर बात कहने वाला हूं। अच्छा। हे प्रभु ऐसे अपोजिशन को कुछ लज्जा दीजिए। वोट से ज्यादा किसी जान की चिंता भी कीजिए। वोट से ज्यादा किसी जान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं नारी के सम्मान के ऊपर जो बात उठी है, अभी ये टॉपिक हमें मिला और उसी टॉपिक पे मैं एक पैरोडी पढ़ता हूं और आप दोनों का, और ये मेरी बच्चियां बैठी हैं, अगर आपको लगे कि इस पैरोडी को कहना चाहिए तो भरपूर समर्थन आपका सबका चाहूंगा। कि नारी सृष्टि का वरदान है, सबको सम्मान करना पड़ेगा। कि नारी सृष्टि का वरदान है, सबको सम्मान करना पड़ेगा। दुष्कर्म जो करेगा यहाँ, उसे फांसी पे चढ़ना पड़ेगा। दुष्कर्म जो करेगा यहाँ, उसको फांसी पे चढ़ना पड़ेगा। ये शो करोड़ों लोग देखते हैं, हमारे परिवारों में जाता है, तो कभी ऐसी बात भी होनी चाहिए जो पूरी नारी शक्ति के लिए बात होनी चाहिए कि नारी शक्ति का एक रूप है, ना समझना ये कमजोर है। जालिमों से डरेगी नहीं, बदला लेने का अब दौर है। वो अकेली सहेगी नहीं, पापियों को भी मरना पड़ेगा। वो अकेली सहेगी नहीं, पापियों को भी मरना पड़ेगा। नारी सृष्टि का वरदान है, सबको सम्मान करना पड़ेगा। अगला सुनो। माँ बहन बेटी पत्नी सभी, इस धरा की सभी शान है। इनका अपमान जो भी करे, सारे रिश्तों का अपमान है।
नारी की अस्मिता इज्जत, नारी की अस्मिता के लिए सारी दुनिया को लड़ना पड़ेगा। नारी की अस्मिता के लिए सारी दुनिया। आगे सुनिएगा, अगर कोई भी साथ ना दे, तुम अपनी बहन बेटियों से एक बात कहना चाहता हूं, ना वो कमजोर थी ना वो कमजोर हैं, कि खुद ही अपनी हिफाजत करो, क्यों किसी की यूं मोहताज हो। ऐसी हिम्मत दिखाओ उन्हें, नारी पे दुनिया को नाज हो। बात कानून से ना बने तो मैदान में खुद उतरना पड़ेगा। बात कानून से ना बने तो मैदान में। और अंतिम बताता हूं जो सदियों से चला आ रहा है, ये हिंदुस्तान हो चाहे वर्ल्ड हो या दुनिया हो, सृष्टि, प्रकृति, कायनात, माँ बहन बेटी, इसकी अगर हम रक्षा नहीं कर सकते, सम्मान नहीं कर सकते, तो तमाम जितनी राजनीति हो सब फिजूल है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जुल्म सदियों से सहती रही, कभी पर्दा प्रथा होती थी, फिर उसके बाद जल जाते थे साथ के अंदर, फिर दहेज प्रथा होती थी, ना जाने कितनी प्रथाएं, कितनी कुरीतियों से नारी गुजरी है। अंतिम बात कहता हूं कि जुल्म सदियों से सहती रही, ओढ़े घूंघट को रोती रही, उसकी चीखें करी अनसुनी, जख्म आंसू से धोती रही। भर गया अब घड़ा पाप का, उस विधाता से डरना पड़ेगा। नारी सृष्टि का वरदान है, सबको सम्मान करना पड़ेगा। दुष्कर्म जो करेगा यहाँ, उसे फांसी पे चढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कि विषवान रोकने का कुछ उपाय कीजिए, विषवान रोकने का कुछ उपाय कीजिए, रावण को जटायु विशाल काय कीजिए, नारी को वोट बैंक समझिए नहीं साहब, बिटिया को राजनीति नहीं न्याय दीजिए, बिटिया को राजनीति नहीं। तकलीफ तब होती है सर इस चीज़ों में, जब उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटे तो वो बिटिया उत्तर प्रदेश की नहीं, वो कांग्रेस की बेटी हो जाती है, और जब कोई घटना बंगाल में घटे तो वो बेटी टीएमसी की नहीं रहती है, वो भाजपा की बेटी हो जाती है। हम लोग भूल जाते हैं कि वो एक बेटी देश की बेटी है, और उसकी अस्मिता के साथ अगर कोई भी व्यक्ति गलत करे, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए, तो उसको न्याय, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं, जो अभी ममता जी ने एक बड़ा कि अगर बांग्लादेश में कुछ हुआ तो यूपी है वो सब कुछ ऐसा होगा, कि हर ओर दहकता हुआ परिवेश ना करो, अब हो गया बहुत अधिक कलेश ना करो, पहले ही बहुत देश त्राहिमाम कर रहा, बंगाल को ममता जी बांग्लादेश ना करो, बंगाल को। और आरक्षण कोटे की बात चल रही है, मैं अपनी अंतिम बात 4 लाइनों में कहता हूं कि मुफलिस को जैसे खोटा सिक्का याद आता है, कि मुफलिस को जैसे खोटा सिक्का याद आता है, जसलीन को जैसे जलोटा याद आता है, जसलीन को जैसे जलोटा याद आता है, जैसे ही कांग्रेस जाती सत्ता से बाहर, वैसे ही इनको पिछड़ा कोटा याद आता है, वैसे ही इनको पिछड़ा कोटा याद आता है। जनगणना की जो बात है, इसका
इसलिए आगे बात हो रही है क्योंकि इसका आप ये कह रहे हैं कि जनगणना भी हो और आगे कोटा भी फिर रिफॉर्म हो। बिल्कुल, दरअसल ये अभी जो तमाम, जैसे बिहार में ही हुआ, बिहार में जाति जनगणना हुई, उसके बाद ये पता चला कि भाई ज़मीन या बाकी संपत्ति उन्हीं वर्गों के पास ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जिनकी आबादी बहुत कम है। और बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं, जो मजदूर, उनकी क्या गलती जिनके पास है? नहीं, कोई गलती नहीं है और उनसे छीनने की भी कोई बात नहीं। ऐसी नीतियाँ बनाने की बात है ताकि उनको लाभ हो। किसी से वापस लेना, किसी से छीनना, ये कहीं स्वप्न में भी कोई नहीं सोच सकता। आज जो जिसकी आबादी ज़्यादा है, जिन वर्गों की, उनको उसी अनुपात में सरकारी नौकरियों में खास तौर पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये कौन सी ऐसी बात है जिसका विरोध? क्यों विरोध हो भाई? किशोर जी, कौन विरोध कर रहा है? तो फिर हो क्यों नहीं रहा? वो कह रहे हो नहीं रहा, आप कह रहे हो विरोध नहीं कर रहे, वो कह रहे कर नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि कौन बोलता है, किसने बोला था कि सेकंड क्लास लोगों को आरक्षण नहीं देना? वो हो गई, बात पुरानी होगी। कौन हाँ, कहता था कि ये बुद्धू लोग है, इडियट लोग है? कौन 2011 में खड़ा होकर कहता था कि सौहार्द के खिलाफ है? और मैं कहता हूँ इन्होंने तो सर्वे कराया है कर्नाटक में, उसको जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक जारी पर नहीं अब कर तो रहे हैं। आपको 10 साल से ज्यादा हो गए ना, अब कर दो। मैं पूरा देता हूँ। देखो, नवोदय विद्यालय में आरक्षण देने का काम मोदी सरकार के समय हुआ। नीट के अंदर ओबीसी को आरक्षण देने का काम हमारे समय में हुआ। 2018 के अंदर ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का काम हमारे समय में हुआ। पहले 27 ओबीसी के मंत्री सबसे ज़्यादा हमने देने का काम किया। उपराष्ट्रपति को ओबीसी समाज से बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। स्वयं मोदी जी ओबीसी हैं और इस तरह से लगातार ओबीसियों के हितों में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये कोरी राजनीति करना, बांटने की राजनीति करना, ये कांग्रेस पार्टी का हमेशा से फितरत रही है। थोड़ा सा मैं 2-4 पंक्तियां लिख के लाया हूँ कि बेटियों के पिता को समर्पित हैं कि बेटियों के पिता को क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि अपनी बेटी को सबल भी बनाना होगा, हमें पद्मिनी और रानी झांसी की तरह मजबूत बनाना होगा। तो उसी पे 4 पंक्तियाँ लेके आया हूँ। बहुत बना ली परियां, अब फिर से शक्ति स्वरूपा बनाए, म्यूजिक क्लास न भेजे भले, पहले जूडो कराटे सिखाए, जोनी रटवाने से बेहतर, अच्छे बुरे का स्पर्श सिखाए, प्रतिघात यदि करना पड़े, भेड़ियों के नाजुक अंग बताएं, महंगा मोबाइल बाद में लेंगे, छोटी कटार पहले दिलवाएं, परफ्यूम से सस्ता आता है, पेपर स्प्रे हमेशा साथ रखवाएं, सिंड्रेला की कहानियां बहुत हुई, वीर गाथा पद्मिनी की सुनाएं, ना छल सके बहरूप ये, धर्म के प्रति वो स्वाभिमान जगाएं। आप लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति सुनी होगी। भाजपा इन दिनों संतुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। क्या बात है भाई, वाह। हाँ, अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके बाहरी उम्मीदवारों की संतुष्टि, नेता पुत्रों, मंत्री पुत्रों की संतुष्टि। एक काम और बहुत अच्छा कर रही है भाजपा की, कुछ फैसले ले रही है, थोड़ा सा हंगामा हो रहा है, तुरंत उससे बैक मार जा रही है। ऐसे कई हो गए। अब सुनो आप सर, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है? अब की बार तो यू टर्न सरकार हो गई। अब की बार तो यू टर्न सरकार हो गई। नीतीश जी को साथ क्या लिया, पलटने की आदत सवार हो गई। पलटने की आदत सवार हो गई। इंपोर्टेड नेताओं के चक्कर में कहीं कार्यकर्ता न बट जाएं, अपनों की टिकट काटने में पूरी भाजपा की टिकट न कट जाए। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, अच्छा देंगे, बहुत अच्छा देंगे। टिकट न कट जाए। और आपकी माननीय सांसद, मंडी वाली सांसद जी, आपकी माननीय सांसद कुछ भी बोल रही हैं, आप इधर उधर से नट बोल्ट ला रहे हैं और वो पार्टी के पुर्जे खोल रही है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। हाँ, और वो पार्टी के पुर्जे खोल रही है। उनके बयान की कीमत हरियाणा में नजर आएगी। उनकी फिल्म तो प्रमोट होगी, भाजपा की पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। वाह 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 वाह, दिलीप बहुत अच्छी। भाजपा की पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। उन्हें समझाइए, कुछ भी कहने से पहले बात को तोलना पड़ता है। फिल्म हो या पॉलिटिक्स, स्क्रिप्ट के मुताबिक ही बोलना पड़ता है। बढ़िया भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अभी सर क्या हुआ, राहुल जी ने ना आदतन एक फिर बहुत अच्छा काम किया है। आदतन? हाँ, वो मिस इंडिया में भी लिस्ट लेके आए हैं दलितों वाली। तो मैं उस पर कुछ लिख के लाया हूँ कि उनकी बात सुनने के बाद क्या कह रहे हैं लोग, जनता क्या कह रही है, सुनेगा।
कि पहुंचना कहां चाहते हैं पता ही नहीं है। जातियां पूछ पूछ कर बनाते हैं वीडियो और पोस्ट कर करके करें शोर शराबा। दशकों रही सरकार कांग्रेस की तो बोलो, 14 से पहले किसने इनको दाबा? अब मिस इंडिया में जाति फैक्टर सुनकर सब कह रहे हैं आप कहां थे ज्ञानी बाबा। कश्मीर में और हरियाणा में इलेक्शन है, क्या हो रहा है? गलतफहमी कांग्रेस को हो गई है कुछ, सुनेगा कि कश्मीर में शांति का ध्वज तना रहेगा। कश्मीर में शांति का ध्वज तना रहेगा, हरियाणा भी विकास में सना रहेगा। भाजपा से जीत का सपना छोड़ो, क्योंकि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पिछले दिनों कंगना जी ने एक बयान दिया और फिर बीजेपी ने उस पर अपना पूरा पल्ला झाड़ लिया और उसने कह दिया कि ये हमारा आधिकारिक बयान नहीं है, उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। मैंने वहाँ से एक छंद लिखा है, युवा लोग बैठे हुए हैं, आपकी बात कहीं आ जाए तो समर्थन मिले। आम चुनावों में सखे जो होना था वही हुआ, किंतु फिर हार के समीप नहीं कर दे। विधानसभा के इस चुनावी माहौल में भी काम को तमाम ठीक ठीक नहीं कर दे। कंगना जी का इतना ज्यादा बड़ बोलापन आपको चुनावों में तो वीक नहीं कर दे, मीडिया में सुर्खियां बटोरने के चक्कर में आपका चुनावी पेपर लीक नहीं कर दे। और हम यूपी में हैं, यूपी में उपचुनाव हैं, वहां से एक छंद देखिएगा। दोनों लड़के साथ साथ यूपी में बनाने बात, दोनों लड़के साथ साथ यूपी में बनाने बात। साइकिल कमल को न फिर बैड लक दे, लोकसभा में तो कर ही दिया है बंटाधार, विधानसभा में ना कहीं सीटों को झटक दे। यूपी की जनता कहीं इस बार फिर से तो जीत का ताज अब तो सपा के सर रख दे। साइकिल और हाथ का ये साथ कहीं अयोध्या के जले पर नमक न छिड़क दे। थैंक यू, धन्यवाद। ये बताइए, कंगना जी के बयानों से फर्क नहीं पड़ेगा हरियाणा में? देखिए, पार्टी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उनका व्यक्तिगत बयान है और सैम पित्रोदा का तो इनका अपना होता है और कंगना जी का व्यक्तिगत हो गया। एम पित्रोदा जी को फिर प्रमोट भी तो करते हैं ना, दिग्विजय सिंह को भी फिर प्रमोट करते हैं, इनके महासचिव होने के बावजूद वो बयान देते हैं। इन्होंने भी कहा था कि वो उनका बयान हमारा बयान नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें अधिकृत है ये सब तरह के बयान देने के लिए, उनका व्यक्तिगत बयान है। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि इस तरह के बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतना है कि किशोर जी, देश की जनता को और चारों राज्य की जनता को तय जरूर निश्चित रूप से करना पड़ेगा कि कौन देश के साथ में और कौन पाकिस्तान के साथ में विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है। किस तरह से आपने देखा कि किसानों के नाम पे ये राजनीति करते हैं, 1200 किसान कर्नाटक में आत्महत्या कर लेते हैं, तो देश की जनता को तय करना होगा कि कौन किसके साथ है। और किशोर जी, देश की जनता को ये भी तय करना होगा कि जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि पाकिस्तान से, देश के कश्मीरी युवाओं से बात नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, अलगाववादियों से बात नहीं करनी है, हमें पाकिस्तान से बात करनी है। वो कहते हैं कि 35 और 370 को हटाएंगे हम लोग जैसे ही सत्ता में आएंगे। दूसरे झंडे का वो समर्थन करते हैं जो ओबीसी समाज को, एससी समाज को और एसटी समाज के लिए छाती पीटते हैं, जिनको वहां पर आरक्षण मिला है उनका आरक्षण खत्म करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी देश के साथ है, कश्मीरियों के साथ में है या पाकिस्तानियों के साथ में है? देखिए, ये तो तब पूछना चाहिए था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके चले गए थे। ये तो तब पूछना चाहिए था जब अभी मोदी जी बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए थे, उनकी माता जी के लिए तमाम गिफ्ट विफ्ट लेके। बिल्कुल पूछना चाहिए था। बात करना कौन क्या कहता है, और बात तो आप करते ही, आज भी कर रहे हैं, चाहे बैक चैनल से कर रहे हैं चाहे जैसे कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर अगर आज है भारत के साथ, मैं बड़ी विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं, कभी लोग बहुत कुछ कह देते हैं। 1947 की 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ था तो 2 देश नहीं आज़ाद हुए थे, तीसरा देश भी आज़ाद हुआ था जो जम्मू और कश्मीर था। 15 अगस्त 1947 को हमारे साथ नहीं था वो। ये सिर्फ पंडित नेहरू की दृष्टि थी और उनका ये विज़न था कि हम उनको किस तरह अपने साथ लाएं। और 26 अक्टूबर 1947 को वो भारत के साथ जुड़ा 3 शर्तों पर कि विदेश, रक्षा और मुद्रा भारत देखेगा, बाकी हम रहेंगे। और इस 370 यही है। इसको किसने बनाया था?
इसको सरदार पटेल ने बनाया था। जिस दिन 370 संविधान सभा में पास हुई, अमेरिका में थे नेहरू जी, यहां पर सरदार पटेल उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो सरदार पटेल देशद्रोही नहीं थे। जब 370 पारित हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान में ताली बजा रहे थे, संविधान सभा के सदस्य थे। सुनिए, अरे आप एक मिनट शांत रहेंगे तो मैं बोलूं? अरे भाई सुनिए, अरे सरदार पटेल से पूछे क्यों रही? सरदार पटेल से पूछे क्यों रही? क्या बात कर रहे हैं आप? सरदार पटेल से पूछिए, नेहरू से भी पूछिए। और आज 370 नहीं होता तो देश के साथ नहीं होता, देश के साथ कश्मीर नहीं होता। धन्यवाद करेंगे हम। हमारे साथ कांग्रेस से पहली बार थे पंकज श्रीवास्तव जी, बीजेपी से मनोज यादव जी। बहुत नेता देखे हैं जो बदलने में 24 घंटे, 26 घंटे, 1.5 दिन लेते हैं। ऐसे कभी पहली बार देखे जो 15 मिनट में लाइन बदल देते हैं, साइड बदल देते हैं। ये इतिहास में पहली बार है, दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि किसी कवि का हृदय 15 मिनट में परिवर्तित हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। लपेटे में नेताजी आप देख रहे थे, जो अगले हफ्ते फिर इसी चैनल पर इसी टाइम पर देखेंगे।